आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या जानकारी उन्हें हो तो पता चले कि आप उनका कार्ड बन जाएगा। मातृत्व वंदना योजना, इस पे थोड़ा सा अगर प्रकाश डालें, अगर ये आभा कार्ड एक बन रहा है तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये आभा कार्ड क्या होता है सर। पीएम श्रम योगी मानधन योजना जी, ये योजना के बारे में अगर बताएं, ये किसके लिए है और ये कैसे आर्थिक सुरक्षा देती है। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो एमिटी 107.8 FM और मैं हूं आपका आरजे पीयूष। स्मार्ट एनजीओ और रेडियो एमिटी 107.8 FM के माध्यम से संयुक्त प्रयास से संचालित सेहत सही लाभकई प्रोजेक्ट के अंतर्गत आज के इस विशेष पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं सरकारी जन कल्याण योजनाओं की, जो सीधे तौर पर आम नागरिकों के जीवन से जुड़ी हुई हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री अनिल कुमार चौधरी सर, जो कि हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट हेड ऑफिसर गोपाल नमो सेवा केंद्र में, जो इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं इन योजनाओं के बारे में कि कौन पात्र है और आम जनता इनका लाभ कैसे उठा सकती है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, साधारण नमस्कार। और आपने हमें अपने रेडियो 107.8 FM पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं गोपाल नमो सेवा केंद्र की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम सर आपका रेडियो एमिटी के स्टूडियो में। तो बिना देरी करते हुए हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। हमारा जो सबसे पहला प्रश्न सर ये है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जो है, इसके बारे में अगर कुछ हमें बताएं आप तो। जी हाँ, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ये जो है गरीब तबके के जो लोग होते हैं उनकी लड़कियों की शादी करने के लिए है, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। अच्छा। इसमें प्रत्येक जनपद के जो जिला समाज कल्याण अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से 1 लाख रुपए तक का बजट का प्राविधान किया गया है प्रत्येक जोड़े पर। और जैसे हमारा जनपद गौतम बुद्ध नगर पड़ता है, तो यहाँ पे जो जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री सतीश कुमार सिंह जी हैं, उनके माध्यम से हमें जो बताया गया है कि अगर कम से कम आप 10 जोड़े चिन्हित कर देते हैं पूरे जनपद के किसी भी क्षेत्र में, तो उनकी टीम के माध्यम से आकर के जांच वगैरह की जाती है। अच्छा। और जिसमें आपको 1 लाख रुपए तक का पूरा बजट प्रोवाइड कराया जाता है। और इन 1 लाख में क्या होता है, 15,000 रुपए तक के जो टेंट वगैरह के सामान होते हैं उन पे व्यय होते हैं जी। बाकी 25,000 रुपए जो होते हैं सर जी, बच्चियों के जैसे जो कन्याएं होती हैं उनके लिए साड़ी जोड़ा और जो उनके सामान दिए जाते हैं गहने वगैरह उनका हो जाता है। बाकी शादी होने के बाद 15 दिन के आसपास में आपके 60,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। डीबीटी के माध्यम से? जी हाँ। और इसके लिए जरूरी दस्तावेज यही होता है जी कि आवेदक जो लड़की होती हैं और उनके आधार कार्ड, पति पत्नी के आधार कार्ड होने चाहिए जी, और उनके बैंक अकाउंट चाहिए होता है, और इनकम सर्टिफिकेट पिताजी का या परिवार के किसी भी सदस्य का मैक्सिमम 3 लाख का होना चाहिए जी। हाँ, और फिर वो अप्लाई करके समाज कल्याण की वेबसाइट पे अप्लाई करके जी और इस योजना का सीधे लाभ ले सकते हैं। अच्छा सर, इसी में एक प्रश्न और आ रहा है कि पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजना के बारे में हमारी बातचीत हुई थी, तो इस योजना के लिए कौन पात्र होता है और आवेदन करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है? हाँ, जैसा कि आपने शादी अनुदान योजना, ये भी मुख्यमंत्री द्वारा, जैसे कन्याओं की शादियों के लिए 2 योजनाएं चलती है। एक तो पहला मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पे हमने बात कर लिया है जी, और दूसरा है शादी अनुदान योजना। इसमें कन्याओं की जो शादी होती है, इसमें सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही 20,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है जी, जिसके लिए आपको मैक्सिमम 1 लाख का आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और वही होता है, शादी का निमंत्रण पत्र लगता है और बैंक अकाउंट पासबुक और साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इन सबको। और आप वेबसाइट पे जाकर के जन सेवा केंद्र के माध्यम से इन सब योजनाओं का आसानी से आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए सर, अब हम स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ योजनाओं के बारे में बात करते हैं आपसे। सबसे पहली जो स्वास्थ्य से रिलेटेड योजना है, आयुष्मान भारत योजना, तो इसके बारे में अगर हमें कुछ बताएं कि अगर कोई श्रोता आज बीमार है, इलाज की चिंता में है, तो आयुष्मान योजना उसके लिए कैसे मददगार साबित हो सकती है? हाँ, सबसे पहले सर, आयुष्मान योजना जैसा इसका नाम है, तो ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है, जो भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से पूरे भारत सरकार के एक राज्य में और एक गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है जी। और इसके लिए जैसे कई तरीके के मानक निर्धारित किए गए हैं अलग अलग स्टेट वाइज, और कई तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने पूछा कि इसका लाभ हम कैसे ले सकते हैं। प्रत्येक जिले में इसके नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, जो उस जिले के सारे सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं जी, तो उनमें क्या क्या बीमारियों के लिए सूचीबद्ध किया गया है और कौन कौन से कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उनके एड्रेस को भी उसमें मेंशन किए जाते हैं। ठीक है। अभी हमारे जनपद गौतम बुद्ध में लगभग 56 हॉस्पिटल्स हैं
जो मतलब अलग अलग बीमारियों के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। ठीक है। और इनका लाभ लेने के लिए जैसे जो भी वर्किंग आशाएं हैं या आंगनबाड़ी हैं या PHC CHC, तो उनके आसपास सबकी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। ठीक है। और इस भी कंडीशन में अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो इनका टोल फ्री नंबर है 14 555 14555। ठीक है। इस पे आप जा करके पूरे इंडिया में कौन से हॉस्पिटल कहाँ पे सूचीबद्ध हैं आप आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा। जिसमें उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं और भी चीज़ें हैं। तो इसी से जुड़ा मेरा एक प्रश्न आ रहा है कि अक्सर श्रोतागण हमारे पास कॉल करते हैं और इस दुविधा में रहते हैं कि उनका आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या जानकारी उन्हें हो तो पता चले कि आप उनका कार्ड बन जाएगा। मतलब उन्हें क्या ऐसा उनके डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे या वहाँ दिखाने पड़ेंगे, तो किन चीज़ों की ज़रूरत होती है कि उनका कार्ड बनने में दिक्कत नहीं होगी। इसको थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को क्लियर कर दें। जी हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया सर। इसके लिए मैं आपको स्पेशल एक बार दोबारा धन्यवाद कहना चाहूँगा जी। क्योंकि बहुत से लोग एलिजिबल हैं। जैसे गोपाल नमो सेवा केंद्र लगभग अब तक 26 कैंप कर चुका है जी, जिसमें हम लोग उनको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें देते हैं बना कर, उनको फिजिकल कार्ड भी देते हैं और जहाँ पे हमारे कैंप आयोजन किए जाते हैं वहाँ पे पूरे हमारी टीम उनकी मदद भी करती है। ठीक है। और हमारा जो ऑफिस है C62 सेक्टर 65 में है, जो रोजाना कार्य दिवसों में 1 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक डेली आप जाकर के इसका लाभ ले सकते हैं। अच्छा। सबसे पहले आपने बात की है पात्रता की, तो पात्रता का मैं बात बताना चाहूँगा। उसमें अलग अलग कंडीशंस हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं ये भी मैं बताऊँगा जी। सबसे पहले सर, प्रधानमंत्री वय वंदना आयुष्मान कार्ड निर्गत किए जा रहे हैं। इसमें कंडीशन ये है कि जिस भी व्यक्ति की उम्र 70 साल या 70 साल से अधिक है तो उन लोगों को केवल उनके आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी और इसमें किसी राशन कार्ड या कोई और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसके लिए आपका मोबाइल नंबर अगर आधार कार्ड से रजिस्टर्ड लिंक है तो आप उसके माध्यम से भी बना सकते हैं। इन केस अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं रजिस्टर्ड है तो आप स्थानीय जाकर के जन सेवा केंद्र से भी बायोमेट्रिक या फिंगरप्रिंट के माध्यम से भी बना सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार ने जो भी चीज़ें उपलब्ध करा रखा है, आयुष्मान ऐप है, उस पर भी जा करके आप आसानी से बिना किसी जन सेवा केंद्र पे जा करके भी आप बना सकते हैं अपने मोबाइल से OTP के माध्यम से। अच्छा, तो ये बात हो गई कि 70 प्लस वालों की। तो कई बार श्रोतागण कॉल करते हैं कि उनकी उम्र जो है वो 70 से नीचे है, तो उनके लिए क्या कंडीशंस हैं, कैसे उनका कार्ड ये बनेगा? हाँ सर, इन 70 साल की तो बात हम कर चुके हैं। इसमें प्रधानमंत्री वय वंदना आयुष्मान कार्ड बोला जाता है जो 70 प्लस वालों का। दूसरी टर्म एंड कंडीशन ये है कि अगर कोई BPL राशन कार्ड धारक परिवार है जिनके 2011 का जो सेक डेटा था भारतीय जनगणना, तो वहाँ से लेकर के 2019 तक के डेटा उनके फेच किए गए थे जी। तो जो भी 2019 तक या BPL राशन कार्ड धारक परिवार ऐसे भी हैं जिनके अगर आपने राशन कार्ड आज अप्लाई किया BPL राशन कार्ड का तो उनका पोर्टल पे तुरंत नाम आ जाता है ऑटोमेटिक। अच्छा। क्योंकि वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, तो सरकार इस पे विशेष ध्यान कर रही है। अच्छा। कि गरीब तबके के जो लोग हैं उनको मॉनिटरिंग के द्वारा नजर रखा जा रहा है। अच्छा। तो BPL राशन कार्ड धारक कोई भी परिवार है तो उसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं है जी, और उनके समस्त परिवारों को बना दिया जाता है। अच्छा। हाँ, तो BPL होना ज़रूरी है अगर 70 के नीचे अगर बनवाना है? जी हाँ। और BPL के अलावा भी कई टर्म एंड कंडीशन है। तीसरी कंडीशन ये है कि जो APL राशन कार्ड धारक परिवार है, पात्र गृहस्थी जिसको बोलते हैं। अच्छा, APL? हाँ, जिसमें 6 लोग वाली कंडीशन के लोग बोलते हैं कि हाँ जी, कि सरकार तो ये भी कह रही है कि हम 2 हमारे 2 जी, और फिर यहाँ राशन कार्ड में 6। तो यहाँ पे मैं स्पष्टीकरण सीधा सा देना चाहूँगा। जी। राशन कार्ड में ये नहीं है कि आप और आपके बच्चे ही उसमें एलिजिबल रहें जी। आप अपने पड़ोसी या आपके घर जो नौकर वगैरह काम कर रहे हैं या रिलेशन में कोई भी व्यक्ति हो तो आप 6 मेंबर उसमें ऐड हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हाँ आप आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 6 मेंबर को ऐड कर दीजिए। अभी उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार भी इस पे मिलकर काफ़ी काम कर रही है कि जिनके परिवार में 6 लोग नहीं हैं और राशन कार्ड में जैसे 5 लोग हैं, 3 लोग हैं, APL की बात कर रहा हूँ, तो उन लोगों के भी मतलब कुछ ही महीनों के अंदर सबके बना दिए जाएंगे। जो राशन कार्ड होल्डर परिवार हैं सभी के बना दिए जाएंगे। ठीक है। और बाकी जिसके 2019 तक 6 लोग थे तो उन्हीं का डेटा इसमें आया हुआ था। अच्छा। और ये केवल उत्तर प्रदेश में ही कंडीशन है 2006 तक। बाकी अदर स्टेट के जो भी लोग हैं राशन कार्ड होल्डर तो उन सबके नाम तुरंत पोर्टल पे आ गए हैं, सबने बनवा भी लिए हैं और बाकी धीरे धीरे आ भी रहे हैं। तो आयुष्मान कार्ड में मैं एक चीज़ और विशेष जानकारी देना चाहूँगा। जैसे आप जिस भी क्षेत्र में रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं जी, तो आपके क्षेत्र में जो स्थानीय सांसद या विधायक महोदय होते हैं तो उनके अंदर मुख्यमंत्री राहत कोष होता है और प्रधानमंत्री राहत कोष होता है जी। तो सांसद महोदय के पास जो होता है, आप अगर कोई गंभीर बीमारी होती है तो आप अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO या सांसद के माध्यम से आप प्रधानमंत्री राहत कोष से अपनी बीमारियों के बारे में बताकर, जैसे कैंसर, एड्स, इन सब की होती है, या तो फिर WHO यूनिट काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे आप अपना आवेदन दे सकते हैं। उससे वो लोग आपको मदद कर सकते हैं।
अच्छा। और दूसरी कंडीशन होती है मुख्यमंत्री राहत कोष। जी। मुख्यमंत्री राहत कोष जो वहाँ के आपके स्थानीय विधायक होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें आती हैं। अच्छा। तो इन गंभीर बीमारियों के लिए WHO मुख्य चिकित्सा अधिकारी और प्रशासनिक विभाग मिलकर ऐसे पीड़ित परिवारों की मदद करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये बात हो गई सर आयुष्मान कार्ड की। इसके अलावा और कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं या योजनाएं हैं जो आम नागरिक को पता होनी चाहिए और उनका लाभ उठाना चाहिए? तो कुछ ऐसी योजनाएं बताएं जो स्वास्थ्य से रिलेटेड हों। और स्वास्थ्य संबंधित आज के टाइम में जैसे जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं जी, जैसे मान लीजिए गरीबी और मजदूर वाला काम करते हैं, वो PF ESI का भुगतान नहीं कर पाते हैं, तो उनको प्रधानमंत्री ई श्रम कार्ड योजना बनाया जा रहा है। ठीक है। इससे आपको 2 तरीके के लाभ मिल जाते हैं। पहला लाभ ये होता है कि आपका 2 लाख का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन होते ही आप एलिजिबल हो जाते हैं। इन केस अगर आप कोई कार्य वगैरह कर रहे हैं, आपका एक्सीडेंटल दुर्घटनावश ज़्यादा दिव्यांगता हो जाती है, तो भी सरकार आपको 1 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक का भुगतान करती है। ठीक है। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति की अगर काम करते समय एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है तो मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। बाकी अलग अलग स्टेट के अलग अलग मानक निर्धारित किए गए हैं। और आपका 2 लाख रुपया जो होता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा योजना के तहत वो तो हो ही जाता है। ठीक है। और इसमें सरकार ने ई श्रम कार्ड को एक बहुत ही अच्छा योजना कर रखा है। लगभग 10 से अधिक सरकारी योजनाओं को जोड़ दिया है उसमें कि जो गरीब परिवार हो क्या कर रहा है, और स्थानीय जो उसके विभागीय अधिकारी होते हैं टाइम पे, जैसे राशन के विभाग और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इन सब योजनाओं का लाभ लेने के लिए और जॉब फेयर वगैरह लगाती रहती है, तो उनका वो लोग मॉनिटर करते रहते हैं। अच्छा, ठीक है सर। अभी एक स्वास्थ्य योजना और मैंने पढ़ी थी कि आभा कार्ड एक बन रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये आभा कार्ड क्या होता है सर। हाँ जी, आभा कार्ड जो होता है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट होता है, जो आयुष्मान खाता होता है जी। इसे सबसे अच्छी बात होती है कि आपने देखा होगा हॉस्पिटल में सुबह 7 बजे से लोग लाइन लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और सरकार का आज के टाइम में मेक इन इंडिया के तहत जैसे डिजिटलाइजेशन करने पर ज़्यादा फोकस रहा है। बहुत से लोग होते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, और जब वो जाते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन कराने में काफ़ी समस्याओं का सामना हो जाता है। तो आभा कार्ड बनाने से सबसे पहला फायदा ये होता है कि आपके जो डेटा होते हैं वो आपके पास हमेशा के लिए संगठित होते रहते हैं और सुरक्षित भी रहते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से आपके जो भी कतारों में खड़े होने वाली समस्याएं रहती हैं उससे आपको पूरी तरह से आज़ादी मिल जाती है। समय का भी बचत होता है, आपको लाइन में खड़ा नहीं होता है। आप गए, स्कैन किए, और स्कैन करने के बाद आप डायरेक्ट अपने OPD के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, OTP दिखा के वहाँ पे? हाँ, नहीं OTP नहीं, OPD। OPD में जो डॉक्टर्स होते हैं जी, उनके माध्यम। ठीक है। एक और स्वास्थ्य योजना की बात यहाँ पे आ रही है सर की मातृत्व वंदना योजना। इस पे थोड़ा सा अगर प्रकाश डालें अगर हमारे श्रोताओं के लिए अगर आप। हाँ जी, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जो होता है ये जैसे गर्भवती महिलाएं होती हैं, ठीक है, उन माताओं बहनों के लिए है जी। इसमें क्या होता है, भारत सरकार के द्वारा जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं तो स्थानीय जो आंगनबाड़ी और आशा होती हैं उनके माध्यम से, जिला पुष्टाहार अधिकारी के माध्यम से उनको पोषण के सामान दिए जाते हैं। अच्छा। ताकि बच्चों में या गर्भवती माताओं बहनों में कोई किसी प्रकार की डेफिशिएंसी ना होने पाए। अच्छा। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई पहली लेडीज मतलब पहली बच्ची अगर पैदा होती है तो उनको सरकार 6,000 रुपये देती है। अच्छा। और दूसरी बच्ची अगर पैदा होती है तो उनको सरकार 5,000 रुपया मुहैया कराती है। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो इसमें ये प्रेगनेंसी के दौरान ही ये मिलती है या फिर बाद में भी ऐसी लाभ मिलता है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद में देखभाल के लिए भी कुछ ऐसा योजना है क्या कि उस बच्चे की देखभाल के लिए अगर कुछ पोषण के लिए कुछ अगर कुछ हेल्प सरकार करती है? इसमें इसके अलावा ही प्रधानमंत्री सुमंगला योजना और प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं सर। अच्छा। जिसमें क्या होता है, आप बर्थ से पहले, बर्थ के बाद जी, और आप विभिन्न प्रकार की बहुत सारी सरकारी योजनाएं चल रही हैं जिनको अगर देखा जाए तो अच्छे तरीके से अगर लाभ लिया जाए तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो या छोटा बच्चा हो, तो सरकार सब पे फोकस कर रही है। अच्छा। तो बशर्ते क्या लोगों को जागरूक करके सही तरीके से उनका मतलब इम्प्लीमेंट किया जाए जी, तो काफ़ी लाभ मिल सकता है लोगों को। ठीक है। तो अभी मैंने हेल्थ में आयुष्मान की बात करी, मातृत्व वंदना की बात करी, आभा की बात करी, सुकन्या योजना की बात करी। इसके अलावा आप जैसे काफ़ी योजनाओं पे आप काम करते हैं, इसकी जानकारी आपको बहुत अच्छे लेवल पे है, तो अगर कुछ ऐसी योजनाएं जो हमने नहीं पूछी आपसे उनके बारे में अगर हमारे श्रोताओं को बताना चाहें जो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, कुछ ऐसी योजनाएं अगर आपके दिमाग में आ रही हो। देखिए सर, जैसा कि हमने मेंशन कर दिया कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना जो है
ये विश्व की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है जी। तो आयुष्मान में आपको पूरी तरह के डिटेल्स दे दिया। और दूसरी इसके बाद जो एडिशनल एक थी ई श्रम कार्ड, अगर आप ई श्रम कार्ड से मतलब रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उसमें आप काफ़ी कवरेज का लाभ हो जाता है। जबकि यही 2 योजनाएं मेनली जो है आपके जीवन के लिए सुरक्षा कवच की तरह काफ़ी हैं। जिसमें ई श्रम कार्ड में मैंने बताया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का प्राविधान है। ठीक है। हाँ, और अगर आपको आंशिक दिव्यांगता होती है तो 1 लाख रुपए तक का सरकार की तरफ भुगतान किया जाता है और पूर्णतः दिव्यांगता या मतलब 80% से अधिक दिव्यांगता पे 2 लाख रुपए तक का सरकार की तरफ से दिया जाता है ई श्रम कार्ड में। अच्छा, एक योजना आ रही है पीएम श्रम योगी मानधन योजना जी। ये योजना के बारे में अगर बताइए किसके लिए है और ये कैसे आर्थिक सुरक्षा देती है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक बहुत ही अच्छी योजना है जिसमें जो भी लोग पीएफ ईएसआई का मतलब वो नहीं करते हैं तो उन लोगों के लिए और असंगठित क्षेत्र में जो रेहड़ी पटरी या मतलब रोजगार के क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो इनके लिए क्या करता है उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से योजनाओं का संचालन किया जा रहे वाला। अच्छा। तो इसमें उनको क्या होता है मंथली कंट्रीब्यूशन करना होता है जिसमें 45 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक का मैक्सिमम वो करना होता है। फिर जैसे ही उनका 40 साल कंप्लीट हो जाता है फिर उनके बाद जैसे प्रधानमंत्री अटल योजना के तहत 60 साल के बाद जो पेंशन वगैरह आती हैं तो जिस हिसाब से वो लोग कंट्रीब्यूशन किए रहते हैं उसी अनुसार से उनको पेंशन का लाभ मिलता है बाद में। अच्छा, और इसके अलावा और कौन सी जो पेंशन योजनाएं हैं जो हमारे आम नागरिकों को पता होनी चाहिए, जो भी हमारे नोएडा शहर में ऐसे लोग हैं जो उन योजनाओं के पात्र हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं, ऐसी कोई पेंशन योजनाओं के बारे में अगर हमें बताएं? जी हाँ, पेंशन योजना में सर 4 पेंशन के बारे में मेरे को बहुत अच्छी तरीके से जानकारी है। पहली पेंशन होता है ओल्ड एज जिसको वृद्धा पेंशन बोला जाता है जी, और जिसमें जिस व्यक्ति की उम्र 60 साल या 60 साल से अधिक होती है, ठीक है, तो उनके लिए मतलब समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिसको 3-3 महीने के उस पर 3-3 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। आपको पर मंथली 1,000 रुपये ही दिए जाते हैं लेकिन 3-3 महीने के बाद ही आपको दिए जाते हैं। अच्छा, इसका कंडीशन है कि आपका जो आय प्रमाण पत्र होना चाहिए शहरी क्षेत्र में 54,600 रुपये होना चाहिए वार्षिक। शहरी क्षेत्र में 54,600 रुपये। हाँ, और ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है 48,000 रुपये तक की अनुमति की जाती है। और दूसरी हमारे पास जो पेंशन होती है वो निराश्रित पेंशन योजना है जी, जिसमें किसी भी व्यक्ति की अगर एक्सीडेंटल या किसी मतलब असामयिक मृत्यु हो जाती है 60 साल के पहले तो उनको समाज कल्याण विभाग के द्वारा 30,000 रुपये का एक मुफ्त लाभ दिया जाता है। अच्छा, उनके परिवार में, उनके परिवार के जो नॉमिनी रहते हैं जैसे उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं बचा है। जी हाँ, मतलब है। अच्छा, और उसके लिए मतलब आय का क्राइटेरिया बढ़ा करके 2 लाख किया गया है। अच्छा, और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट खाता संख्या और हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट। तो वो एक मुश्त मिलता है या फिर वो कुछ ऐसा? नहीं, एक ही बार में मिल जाता है, वो निराश्रित पेंशन होता है। अच्छा, एक ही बार में ही जी। और हमारे पास तीसरी पेंशन होती है बीडो पेंशन जो वृद्धा पेंशन होती है जी। वृद्धा पेंशन का सेम ही दायरा होता है जैसे हमने ओल्ड एज पेंशन के बारे में बताया जी, बस इसमें एडिशनल आपको हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट देना होगा, एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हो जाता है। अच्छा। लेकिन इसमें आय प्रमाण पत्र का दायरा 2 लाख का हो जाता है। 2 लाख का? हाँ। अच्छा, तो इसमें ये जो अमाउंट मिलने का क्राइटेरिया है विडो पेंशन में, ये कब तक मिलने का है और कितना है ये थोड़ा? विडो पेंशन और एक जो चौथी पेंशन थी दिव्यांग पेंशन जी। तो जो आपने अमाउंट पूछा तो मैं बता देता हूँ। दिव्यांग में केवल सर्टिफिकेट आपका डिसेबिलिटी का अलग लग जाता है, जहाँ पे जैसे हमने बताया विडो में डेथ का था तो वहाँ पे डिसेबिलिटी में केवल इसका अटैच हो जाता है। अच्छा। डिसेबिलिटी का अलग है। और इसमें जो है विधवा पेंशन में केवल आय का 2 लाख का हो जाता है दायरा, 2 लाख का। हाँ, बाकी दिव्यांग पेंशन और उसमें अच्छा ओल्ड एज में जी जो आय प्रमाण पत्र होता है वही जो है 48,000 रुपये ग्रामीण क्षेत्र के लिए जी, और 54,600 रुपये शहरी क्षेत्र के लिए अनुमन होती हैं। अच्छा। और तीनों में इन तीनों पेंशनों के बारे में जैसे दिव्यांग पेंशन हो गया और वृद्धा पेंशन हो गया जी, और एक हो गया विडो पेंशन जी, इन तीनों में आपको 1,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। 1,000 रुपये पर मंथ कितने समय तक के लिए है? बस आपका जब तक चीज़ें एक्टिवेट रहती हैं और चीज़ें चलती रहती हैं तो मतलब काटी नहीं जाती है पेंशन। काटी नहीं जाती। हाँ। मतलब वो परमानेंट विधवा महिला को मिलता रहेगा। विधवा हो गया या दिव्यांग व्यक्ति हो गए तो जो भी लोग इसमें बायोमेट्रिक अपडेट कराने की जरूरत होती है। अगर कोई समस्याएं आती हैं तो जिला दिव्यांग जन अधिकारी और जिला समाज कल्याण विभाग के जो भी अधिकारीगण होते हैं वो आपको टाइम पे फोन करके सूचित भी करते रहते हैं। अच्छा।
तो ये आपकी पेंशन योजनाएं हो गई। तो इसके अलावा जैसे हमने आज हेल्थ के ऊपर बात करी, आपने काफ़ी योजनाओं के बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत कराया कि ये हैं, पेंशन योजनाओं के बारे में आपने अवगत कराया। आप अपनी तरफ से, क्योंकि आप योजनाओं के अच्छे खासे जानकार हैं, कुछ ऐसी योजनाएं जो हमसे छूट गई हों, हमने आपसे नहीं पूछी हों, लेकिन वो नोएडा शहर की जनता के लिए जो इसके पात्र हैं, जो इसका लाभ उठा सकते हैं, उनको अगर आप बताना चाहें तो हमारे रेडियो एमिटी के माध्यम से उन योजनाओं के बारे में प्लीज़ हमारे श्रोताओं को बताएं। जैसा कि आप लोग, मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे वृद्धजन लोग हैं जी, इनके लिए आपने काफ़ी अच्छा काम किया जी। तो इसमें 2 योजनाएं बहुत अच्छे हैं। एक पीएम एडिप योजना है जी, और एक पीएम वयोश्री योजना है जी। तो जो भी हमारे मतलब वृद्धजन लोग हैं जी। उनके लिए भारत सरकार के द्वारा कृत्रिम इक्विपमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के जी, माध्यम जी, से। तो इन सब योजनाओं का जो मतलब मैं देख रहा हूँ, जी, प्रचार प्रसार इस पे डालना चाहिए और अच्छे से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास करना चाहिए। जी। तो इन योजनाओं पे भी आपके द्वारा काम किया जा रहा है सर? ये अटल वयो अभ्युदय योजना और वयोश्री योजना जो भी है, इस पे हम लोगों की टीम पूरी काम करने के लिए लगी हुई है और बहुत ही जल्द हम इसको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट के साथ आपको देंगे। और जी। बाकी हमने काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी करवाया है। इसके पहले भी हमने कान के जो मशीन वगैरह होते हैं जी, पीएमएडिप के तहत डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं गोपाल नमो सेवा केंद्र के माध्यम से। अच्छा, और मैं एक बात और भी आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं की जानकारी लेना हो, उसका लाभ लेना है, तो आप हमारे नोएडा सेक्टर 65 C62 स्थित गोपाल नमो सेवा केंद्र पर, जी। जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के नेतृत्व में चल रही है, जी, जिनके माध्यम से मेरे को यहाँ पे और आपके माध्यम से जी, गौतम बुद्ध नगर की जनता से रूबरू होने का मौका मिला। इसके लिए मैं एक बार दोबारा आपका धन्यवाद करना चाहूँगा सर। जी, जी, और किसी भी प्रकार की जानकारी या कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे यहाँ बिल्कुल बेफिक्र होकर आ सकते हैं जी, और सारी योजनाओं का बिल्कुल निःशुल्क तरीके से संचालन किया जा रहा है। जी, जी, और जो भी अगर योजनाएं हम लोग संचालित कर रहे हैं, अगर कोई समस्या भी आती है तो आपको हम मेंटोर भी करते हैं, गाइड भी करते हैं। जी, जी, इसमें कंडीशन है कि जो सरकार की तरफ से ऑनलाइन चार्जेज होते हैं वो आपको देने होते हैं, लेकिन जो सेवा शुल्क के तौर पे हम लोग कुछ भी एक पैसे किसी से नहीं लेते हैं। अच्छा। तो अनिल सर, आपने इतनी सारी योजनाओं के बारे में हमारी नोएडा शहर की जनता को अवगत कराया और मुझे लगता है कि इतनी योजनाओं के बारे में शायद नहीं पता होगा नोएडा की जनता को जितने आपने बताई। तो आपके माध्यम से इन योजनाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है और लोग सुन रहे होंगे इसका। आप उम्मीद है कि लाभ भी उठाएंगे और आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके जनसेवा केंद्र से लोग जुड़ेंगे। तो जाते जाते इस रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से जो भी आपको लोग सुन रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर की जनता आपको सुन रही है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले सर, आपने कहा कि मेरे माध्यम से सर कुछ नहीं हो पा रहा जी, मैं तो उस चेन का बहुत छोटा सा कड़ी हूँ। जी, जी, ये जो सारी योजनाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है मोस्टली भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के माध्यम से, जिनके अंदर गोपाल नमो सेवा केंद्र संचालित हो रहा है। जी, और उससे भी बड़ा योगदान हमारे साथ जो प्रशासनिक अधिकारीगण हैं जी, उन लोगों का भी है, क्योंकि समय समय पे उन्हीं लोगों से मैं ट्रेनिंग लेता रहता हूँ और जानकारियाँ लेता रहता हूँ। तो इन सब के माध्यम से क्या होता है, बिना सभी के सहयोग से गोपाल सर भी मतलब बहुत ज़्यादा मेन फैक्टर में रहते हैं कि हाँ चलो सरकारी योजनाओं मतलब काम किया जाए। मैंने बहुत से लोगों को देखा, कोई सरकारी योजनाओं पे इस तरीके का काम नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से सर मेंटोर करते हैं और गाइड करते हैं और जनता के बीच जा के मतलब उन योजनाओं को मतलब ज़बरदस्ती की कैसे हो पाए तो वो कराने का जो प्रयास करते रहते हैं, इम्प्लीमेंट करने का प्रयास, तो इससे मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जी, जी। तो अनिल सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, रेडियो एमिटी के साथ अपनी बातें साझा करने के लिए, इतनी सारी योजनाओं के बारे में हमारी नोएडा शहर की जनता को, जो भी हमें श्रोता सुन रहे हैं, उन्हें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले प्रोग्रामों में हमेशा ऐसे जुड़े रहेंगे और नई नई योजनाओं के बारे में हमेशा हमारी नोएडा